नमस्कार दोस्तों। तो यूपीपीसीएस के विगत वर्षों के जो प्रश्न थे हिस्ट्री के, उसे हम देख रहे थे। तो 2016 तक सारे प्रश्नों को हमने देख लिया है। अब हम 2017 के इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो अघन्य कहते थे गाय को, तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अघन्य का मतलब होता है ना मारने योग्य। और ऋग्वैदिक काल में विनिमय का साधन होता था। जैसे अभी पैसा एक्सचेंज का मीडियम है, उस समय वस्तुओं या किसी चीज़ को लेने के लिए गाय ही एक मीडियम होती थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अभी देखिए, थोड़ा सा व्याख्या में एक खास बात है। एएल बासम के अनुसार इस शब्द से गाय की आर्थिक महत्ता सूचित होती है, क्योंकि गाय ही विनिमय का माध्यम बनती थी। तो इसके व्याख्या महत्वपूर्ण था। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कान्हेरी शैल गुफा जो है, उसमें 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन मिलता है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखते हैं तो और क्लियरिटी होगी इस क्वेश्चन के बारे में। सलसेती द्वीप में, सलसेती द्वीप कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मुंबई का शहर है, वहीं पर एक पर्यटन स्थल है। तो सलसेती द्वीप में स्थित कान्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कान्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कान्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या, यानी कि एक पहाड़ी में 90 गुफाओं का निर्माण हुआ था कान्हेरी में। और गुफा संख्या जो 41 है, उसमें अवलोकितेश्वर की एक ऐसी रोचक मूर्ति मिली है जिसमें 4 भुजाएं और 11 मुख, यानी 11 मुंह और 4 भुजाएं हैं। तो इस तरह का ये अपने आप में एकमात्र मूर्ति है, तो इसलिए महत्व है सलसेती द्वीप में। तो एक एक्स्ट्रा ज्ञान यहाँ पर हो गया। सलसेती द्वीप किस धर्म के तीर्थस्थल हैं? तो बौद्ध धर्म के। और कहाँ है? मुंबई शहर के पास है। तीसरा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। तो हाँ, ये सही है। अच्छा, दूसरा कथन क्या है? पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। तो ये दोनों कथन अपने आप में सही है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। गुंटूपल्ली को क्या कहते थे? आंध्र अजंता कहा जाता है गुंटूपल्ली को। तो दोनों सही हैं, इसलिए इसका विकल्प सी हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर, 2 सूची है, तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण। तो आदिनाथ का प्रतिमा लक्षण क्या है? वृषभ। और मल्लिनाथ का है जल कलश। पार्श्वनाथ का सर्प यानी कि सांप। और संभवनाथ का अश्व यानी कि घोड़ा। फिर से एक बार देख लेते हैं। आदिनाथ वृषभ, मल्लिनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ अश्व। अब क्वेश्चन नंबर 5, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो जो सही है उसे देख लेते हैं पहले। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, एकदम सही है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्णित हैं, ये भी सही है। तीसरा, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो ये तीनों सही है। जबकि ये क्या लिखा हुआ है? ये 4th नंबर, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। जी नहीं, ये गलत है। कैसे? इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। दक्षिण बिहार में गया जिला है। तो इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण मिलता है। और चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। मौर्य काल यानी कि 322 से 185 ईसा पूर्व। जबकि क्या लिखा हुआ था विकल्प में? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। नहीं, इसीलिए गलत हो गया। तो संबंध इसका मौर्य काल से है, 322 से 185 ईसा पूर्व से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। अब जबकि विकल्प में दिया हुआ 6ठी ईसा पूर्व, तो ये गलत हो गया। अब आपसे एक प्रश्न है। पिछले वर्ष का जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो उसमें आया था अशोक का नाम किन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो उसमें 4 का नाम बताया था, एक ट्रिक भी बताया था। तो आप उस ट्रिक को लिखिए तो कमेंट बॉक्स में, तो आपसे आपका ट्रिक भी रिवीजन हो जाएगा। वो नहीं तो नाम लिख दीजिए जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने के लिए मैप जरूर देखिए। जो एटलस का मैप है, शायद 65 या 64 नंबर पेज पे ये मैप है, उसमें लिखा दर्शाया गया है कि मत्स्य जो है वो राजस्थान में है। मत्स्य के साथ साथ सुरसेन और अवंती भी जो महाजनपद था वो भी राजस्थान में ही आता है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रिवीजन के लिए क्या है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और इसी 16 महाजनपद में से सूरसेन, अवंती और मत्स्य ये तीनों कहाँ था? राजस्थान, वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र में था। मैप में जरूर लोकेट कीजिए इसको। 7 नंबर, 2 सूची है, एक को 2 से मिलाना है। तो गंधार कला कुषाण से संबंधित है, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदमन प्रथम से संबंधित है और मिलिंद पन्हो ये मिनेंडर से संबंधित है, जबकि तख्त शिलालेख ये पतिक से संबंधित है। एक बार फिर से जल्दी बोल देता हूँ। गंधार कला कुषाण से संबंधित, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदमन प्रथम से संबंधित, मिलिंद पन्हो मिनेंडर से संबंधित और तख्त शिलालेख पतिक से संबंधित। तो ये अब क्वेश्चन नंबर, ये था 7 क्वेश्चंस प्राचीन भारत से। आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग 2020 के करीब आने वाले हैं तो प्राचीन भारत से क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ी है। जैसे पहले 3, 4 ऐसे पूछ रहा था, अभी देखिए इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। अब मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ? अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो हल की संख्या। अब देखिए थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं, फिर इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। जे.एन. सरकार की औरंगजेब का इतिहास जो पुस्तक है उसके पृष्ठ संख्या 190 पर यह उल्लेख किया गया है क्या कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में, उत्तर भारत में तो थी भू राजस्व की व्यवस्थित पद्धति, लेकिन दक्कन यानी दक्षिण भारत में इस प्रकार की कोई व्यवस्थित पद्धति नहीं थी, यानी व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल यानी हल की संख्या के आधार पर राज्य को राजस्व का भुगतान करते थे। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में, ना कि उत्तर भारत में। अगर उत्तर भारत में पूछता तो ये टोडरमल पद्धति से, लेकिन दक्कन में पूछा है दक्षिण भारत में, तो हल की संख्या के आधार पर भू राजस्व दिया जाता था। 9 नंबर, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसमें जो विकल्प है उसके हिसाब से फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ये कहाँ का था? हॉलैंड का था। हॉलैंड का अभी का नाम नीदरलैंड है, उसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। तो ये फ्रांसिस्को पल्सर्ट हॉलैंड का था, जिसका भी नाम नीदरलैंड है, और ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। ये ध्यान रखना है। थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं, फिर पूर्व के कुछ पॉइंट को रिवीजन कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है? मसूलीपत्तनम से थल मार्ग द्वारा सूरत की यात्रा के पश्चात उसे आगरा भेजा गया। किसे? फ्रांसिस्को पल्सर्ट को, जहाँ वह यानी कि फ्रांसिस्को पल्सर्ट 7 वर्षों तक रहा। 1626 ईस्वी में उसने यानी फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने मुगल साम्राज्य पर एक लेख लिखा था, जिसका अनुवाद W.H. मोरलैंड तथा P. गेल द्वारा अनुवादित किया गया था। इसे जहांगीर के भारत के रूप में प्रकाशित किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जहांगीर के भारत की रचना किसने की थी या मिलान करने में? तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने की थी, और ये कहाँ का था? हॉलैंड का, जिसका भी नाम नीदरलैंड है। अच्छा, अब देखिए जहांगीर आया, तो जहांगीर से क्वेश्चंस लगभग मध्यकालीन भारत में हर साल है ही। तो देखिए जहांगीर से संबंधित पहले क्या पढ़े थे हमने? जहांगीर के काल में पहला ब्रिटिशर्स आया था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस को ही जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के आया था। 1608 में उसने भेजा और 1609 में ये जहांगीर के दरबार में पहुंच गया था। तो ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। पूर्व का सिराज भी कहते हैं जौनपुर को, ध्यान रखना है। व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। तो जौनपुर शहर की स्थापना हुई थी 15वीं शताब्दी में। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, यानी उसके याद में, जिसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खान। अच्छा, 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी, यानी मलिक सरवर ने अपने आप को जौनपुर के साथ स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। किसने? यही मलिक सरवर ने। किंतु 1479 यानी 79 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। जौनपुर को पूर्व का या भारत का सिराज भी कहा जाता था। तो ये बात हो गई, इसीलिए अंतिम शासक कौन हुआ? हुसैन शाह।
आप वीडियो को बार बार सुनिए, आप वॉकिंग पे हैं या कुछ खाना बना रहे हैं, फ्री टाइम में हैं, इसको सुनते रहिए, क्योंकि इससे 20 से 22 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पक्का क्वेश्चन में आएंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के जितने सारे सेगमेंट के हैं उसके हिसाब से। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया है? तो वारंगल में परास्त किसको किया था? अलाउद्दीन खिलजी को परास्त किया था। देखिए इसके पीछे का स्टोरी क्या है। तो खिलजी के समय सबसे पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर किया गया था, परंतु फखरुद्दीन जूना और नसरत खां के भतीजे मलिक छज्जू के नेतृत्व में बंगाल तथा उड़ीसा के मार्ग से किया गया आक्रमण विफल हुआ और काकतीय शासक जो प्रताप रुद्रदेव जिसका नाम था, ये इस्लाम को यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करके अव्यवस्थित रूप से वापस लौटने के लिए बाध्य किया। तो स्टोरी ये है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो फखरुद्दीन जूना और नसरत खां का भतीजा जो मलिक छज्जू था, उसके नेतृत्व में बंगाल और उड़ीसा के मार्ग से पहले उधर से ही जाया जाता था, तेलंगाना पर आक्रमण हुआ। लेकिन जो काकतीय वंश था वहाँ तेलंगाना में, उसके राजा जो प्रताप रुद्रदेव थे उन्होंने हरा दिया था इसे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, ध्यान रखना। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, काकतीय वंश की राजधानी का क्या नाम था उस समय, जरा बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर आधुनिक भारत का क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अभी कथन पहला है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो हाँ, भारत का व्यापार अनुकूल था। कैसे? क्योंकि आयात की तुलना में यहाँ से निर्यात अधिक होता था, इसलिए अनुकूल था। दूसरा कथन क्या है, यानी कारण होना चाहिए था, अभी कथन नहीं कारण यहाँ होना चाहिए था। खैर, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो हाँ, धन की निकासी का जो स्वरूप था, उसका जो रूप था वो अप्रतिफलित निर्यात था, मतलब कोई प्रतिफल नहीं मिलता था। तभी तो दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत दिया और कहते थे कि यहाँ से सब चीज़ चली जाती है लेकिन वहाँ से कुछ नहीं आती है। अब देखिए थोड़ा सा दोनों ये सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, इसलिए विकल्प हो जाएगा, लेकिन थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। कहाँ से? भारत से। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन और कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश। तो ये सब धन निकासी के स्रोत थे। और धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। जब भी दादा भाई नौरोजी का नाम आए तो 4-5 पॉइंट एकदम याद आना चाहिए। क्या? धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने दिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखी, उसके बाद 3 राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों का इन्होंने अध्यक्षता किया है। 1906 का जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसमें स्वराज शब्द का पहली बार व्याख्या किया। हालांकि स्वराज शब्द को सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया था, लेकिन व्याख्या पहले दादा नौरोजी ने किया और कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया स्वराज को, ये अध्यक्ष बोल रहा हूँ, लक्ष्य बनाया था। तो ध्यान रखना ये सब सारी पॉइंट, जब भी दादा भाई नौरोजी आए इसे रिपीट कर लेना है। अच्छा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी से लगभग क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ ही रहा है हर वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सुमेलित नहीं उसे पहचानना है, तो सुमेलित वाला पहले देख लेते हैं। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, अब लिखा हुआ है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जबकि ये गलत है। कैसे? क्योंकि तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसके कारण जो पिंडारियों के विरुद्ध हुआ था, और किसके समय में हुआ था? तो 1817 से 1818 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच में हुआ था। तो ध्यान रखना है। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ये तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध से ही संबंधित है, इसमें पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का अभियान चला था। अब नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। जो सुमेलित नहीं उसे पहचानना है, तो पहले सुमेलित पढ़ लेते हैं। पावना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875 और कोल विद्रोह 1870, जबकि सन्यासी विद्रोह का संबंध 1763 से 1800 ईस्वी है, 1894 नहीं, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, 1875 से भी 4-5 पॉइंट रिवीजन कर चुके हैं हम लोग। क्या क्या है 1875 में, क्या क्या प्रमुख घटनाक्रम हुआ इतिहास में? सबसे पहला तो ये कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है दयानंद सरस्वती के अध्यक्षता में। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना होती है 1875 में ही। इंडियन लीग की स्थापना भी 1875 में ही होती है। और अलीगढ़ मुस्लिम
एंग्लो जो कॉलेज था उस सर सैयद अहमद खां भी 1875 में ही इसे स्थापित करते हैं। तो ये सब प्रमुख प्रमुख घटनाएं हैं। और दक्कन का विद्रोह भी 1875 में होता है। तो जब भी 1875 आए तो ये 4-5 आप सुनते रहिए, बस आपको रिवीजन हो जाएगा ये। और ये सारी बातें आ चुकी है प्रीवियस ईयर में। थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए। पावना विद्रोह 1873, दक्कन विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह 1875 और सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 और कोल विद्रोह 1831 से 1832। अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था इसको। अब पता नहीं क्यों बाहर कर दिया गया था। अब देखिए इधर 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अब ये जूरी अधिनियम क्या था, थोड़ा सा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो 1826 में जूरी एक्ट पारित हुआ, जिसमें क्या था, जिसमें ये था कि न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हो गई। कैसे? क्योंकि इसमें यह प्रावधान किया गया था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोप का हो या भारत का, सुनवाई किसी हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जाएगी उसकी। तो इसी का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जूरी एक्ट का विरोध किसने किया था? राजा मोहन राय ने किया था। कब आया था? 1826 में आया था। अब देखिए 16 नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो जितने विकल्प में सब में किए थे। वैसे मैं पढ़ देता हूँ और फिर एक दो क्वेश्चन पूछूंगा बताने के बाद कुछ। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी। आप चाहें तो इसे मैप में लोकेट कर लीजिए तो थोड़ा अच्छे से कंसेप्चुअलिटी से याद रहेगा। अच्छा, डच कौन थे? डच हॉलैंड के थे। हॉलैंड का अभी का नाम क्या है? नीदरलैंड। उसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। अब ये क्वेश्चन आता है कि डचों ने यानी हॉलैंड वासियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी भारत में? तो पहली फैक्ट्री खोली थी मछलीपट्टनम में। एक पॉइंट और आता है कि संयुक्त पूंजी कंपनी सबसे पहले किसने खोला? तो ये भी डचों ने ही खोला था। और इसी से 1759 में 1759 में बेदारा का युद्ध होता है अंग्रेजों और डचों में, और उसके बाद डच यहाँ से चले जाते हैं पराजित होकर। तो ध्यान रखना है। 17 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो M.A. जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना ने समर्थन किया था स्वराज दल का। अच्छा, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत के सेवक मंडल का स्थापना किया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित देना था। ये इसका मेन उद्देश्य था। अब देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942 में बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। अब आगे आते हैं, थोड़ा व्याख्या पढ़ देते इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बलिया, तामलुक यानी मिदनापुर, सतारा सहित देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। दिसंबर 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में सतीश सावंत के नेतृत्व में गठित जातीय सरकार सितंबर 1944 तक चली। इस सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किए, स्कूलों को अनुदान दिया, धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में बांटा और एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी गठन किया था। 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट के सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की गई? तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जो था ना, इसके संबंध में ये कथन है। कैसे? थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। 1929 से 33 के बीच मेरठ षड्यंत्र हुआ था। इसमें 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसकी समस्त संसार में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैराल्ड लास्की, रोमारोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की थी। ये महत्वपूर्ण था। अब देखिए 21 नंबर, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये पता है किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। कैसे? थोड़ा व्याख्या देखते हैं।
वैसे उसका एक प्रसिद्ध लेख था द मिनट, उसी में ये बातें कही थी लॉर्ड मैकाले ने। तो देखिए ये वैसे इसको ना मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसका नाम थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से नहीं टाइप हुआ था। जैसे में लिखा हुआ जीवी मैकाले, तो अब थॉमस वेविंगटन मैकाले, टीवी मैकाले जो है, टीवी मैकाले होना चाहिए था। जीवी मैकाले कुछ और नाम था जीवी मैकाले का, इसीलिए थॉमस वेविंगटन मैकाले भारतीय इतिहास में लॉर्ड मैकाले के नाम से भी जाना जाता है। 1834 से 1838 ईस्वी तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर और लॉ कमीशन का प्रधान भी ये रहा था। द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसने ही तैयार किया था। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। मैकाले ने अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम बनाने की पुरजोर वकालत की थी। तो ये भी क्वेश्चन इससे भी बनता है। इसका एक प्रसिद्ध लेख है द मिनट। मैकाले यह टिप्पणी इसी में करता है कि कंपनी एक असंगति है और परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये मैकाले से संबंधित था, जबकि जीवी मैकाले हो गया था ऑप्शन में, टीवी मैकाले कहीं था ही नहीं, इसलिए मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। 22 नंबर, नीचे दिए गए कूट को क्या करना है? कालानुक्रम में बताना है। तो इसमें डेट याद रहेगा तभी कालानुक्रम में होगा। तो देखिए चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। चंपारण के बाद ही खेड़ा हुआ है। तो वैसे इसका तो है कि सबसे पहले 2 होगा, फिर 4 अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। उसके बाद फिर होगा तीसरा खेड़ा किसान आंदोलन, उसके बाद फिर होगा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। तो अब देख लीजिए थोड़ा सा डेट के लिए। 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों के प्लेग बोनस विवाद के चलते अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। और चंपारण का सत्याग्रह अप्रैल 1917 में हुआ था। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? किसानों से फसल बर्बादी के बाद लगान वसूलने के विरोध में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो ध्यान रखना है, अगर क्रम भी ऐसे ध्यान रखना हो सिर्फ, तो सबसे पहले चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में, तब जाके खेड़ा हुआ। यानी अहमदाबाद का क्रम पहले, खेड़ा का बाद में, ऐसे भी ध्यान रखा जा सकता है। अब 2018 का आते हैं। तो कितने क्वेश्चंस थे 2017 में? 22 क्वेश्चंस पूछे थे। थोड़ा क्रम मतलब थोड़ा संख्या घट गया है। अब 18 नंबर देखते हैं। प्राचीन इतिहास क्या है? निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो जो विकल्प है उसमें से वाजसनेयी जो संहिता है वो शुक्ल यजुर्वेद का संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में सिर्फ पद हैं। देखिए बात ऐसा है कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है उसी में से वाजसनेयी आता है। और एक जो खास बात ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन जाती है, क्या है वो? शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद, वही कृष्ण भगवान, ऐसे से याद रखिए कृष्ण भगवान से, कृष्ण यजुर्वेद जो है वो पद्य और गद्य दोनों में है। तो ये इस तरह से इसे ध्यान रखना है। अब दूसरा नंबर कथन है और कारण है। कथन क्या है? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। तो भारत पर तुर्की आक्रमण तो सफल हुए थे, इसके पीछे कारण क्या है? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये कारण भी सही है, तुर्की आक्रमण भारत में सफल हुआ, इसके पीछे कारण ये था कि राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। तुर्कियों के कारण सफलता कारण ही तो भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना हुई थी। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं, प्रामाणिक बात कुछ कही जा रही है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण हैं। तो ये इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या थी। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इसमें भी वही क्रम लगाना है। तो जो सबसे पहले है, तो देखिए सबसे पहले कौन है? सप्त पैगोडा, और दूसरा में आ जाएगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, तीसरा में बृहदेश्वर मंदिर, और चौथा में गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर। ये ऐसे नहीं याद रहेगा, इसको थोड़ा थोड़ा मतलब लिखना पड़ेगा, लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और टाइम के साथ, मतलब जो डेट है उसके साथ। थोड़ा सा व्याख्या पढ़ देता हूँ तो फिर से रिवीजन हो जाएगा। सप्त पैगोडा ये मामल शैली का मंदिर है, 640 से 674 ईस्वी का है। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राजसिंह शैली का है और ये 674 से 800 ईस्वी का है। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय का है, और गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम के समय का है। तो ये सब लिख ये इस तरह का एकदम जो जटिल फैक्ट है इसको लिखने से ज़्यादा अच्छे से रहेगा, कम से कम आप चेतन मन में तो चला ही जाएगा 2-3 बार लिखने से।
चौथा नंबर, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो देखिए, हाथी गुफा अभिलेख से कई बार क्वेश्चन और कई तरह से आते हैं। तो पहले तो इसका आंसर दे देता हूँ कि हाथी गुफा अभिलेख जो खारवेल शासक से संबंधित है, मतलब खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एकमात्र प्रमाणिक स्रोत के रूप में है हाथी गुफा अभिलेख। पहले व्याख्या पढ़ते हैं, फिर एक्स्ट्रा पॉइंट। उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा अभिलेख मिला है। इसमें खारवेल के बचपन, किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल का बचपन, खारवेल की शिक्षा, खारवेल का राज्याभिषेक और खारवेल के राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। खारवेल का इतिहास जानने का ये एकमात्र स्रोत है। अब देखिए, जब भी हाथी गुफा अभिलेख आए तो इससे संबंधित कुछ कुछ फैक्ट है। जो ये कलेक्शन है कहाँ से? या तो ये महेश वर्णवाल का जो ऑनलाइनर है एनसीईआरटी का, उसमें है, उसी से है सारा। वैसे ये पहला क्या है, फर्स्ट भारतवर्ष का जो नाम उल्लेख कहाँ हुआ था? तो हाथी गुफा अभिलेख में ही हुआ था। दूसरा, इससे संबंधित क्या है, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख भी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। और तीसरा, सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर का उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो हाथी गुफा अभिलेख में ही मिलता है। तो हमेशा ये 4 पॉइंट, जब भी हाथी गुफा अभिलेख आए, 4 पॉइंट हमेशा बोल के रिवीजन कर लेना चाहिए। अब देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो सबूत मिलता है वो कहाँ से? बागोर से मिलता है। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य ये वैसे बागोर है कहाँ? तो राजस्थान में एक भीलवाड़ा जिला है, वहीं बागोर है। इसके अलावा एक जगह और है, होशंगाबाद एमपी में, वहीं आदमगढ़ पूरा स्थल, वहाँ से भी मिलता है। लेकिन आदमगढ़ तो यहाँ विकल्प में था नहीं, बागोर है, तो बागोर इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर, सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और दूसरी साइड है उनके राज्य। तो धनंजय का राज्य कौन सा था? कुशतलपुर। ये एकदम नया क्वेश्चन इस साल आया था, ये वाला क्वेश्चन। फिर क्या है? नीलराज का जो राज्य था वो था अवमुक्त, और उग्रसेन का राज था पालक्का, विष्णु गोपा का राजा था कंची। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, धनंजय का कुशतलपुर, नीलराज का अवमुक्त, उग्रसेन का पालक्का और विष्णु गोपा का कांची। 7 नंबर देखते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो आलमगीरपुर और हुलास, ये जो दोनों क्षेत्र हैं वो कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं सिंधु सभ्यता के। जबकि कालीबंगा कहाँ का है? राजस्थान में अवस्थित है। और लोथल कहाँ का है? गुजरात में अवस्थित है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया था शायद थोड़ा देर पहले या पिछले वीडियो में कि मत्स्य जो महाजनपद था वो किस राज्य में था? तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। 8 नंबर, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो मनीग्राम विदेशी व्यापार से संबंधित थी। और नाना देशी भी था विदेशी व्यापार से संबंधित। इसका आंसर दोनों हो जाएगा। शायद देखिएगा इसको बाहर कर दिया होगा मूल्यांकन से, हाँ दोनों है इसलिए बाहर कर दिया। व्याख्या पढ़ लेते हैं। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार संगठन कांची और मामल्लपुरम में विद्यमान थे। कौन से कैसे संगठन? नगरम और श्रेणी। फिर क्या लिखा हुआ है? मनीग्रामम, नान देसी और वलंग और बलंजियर, इंदेंग आदि ये सब व्यापारी संघ थे। 9 नंबर, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग अयोध्या अभिलेख से मिलता है कि ये 2 अश्वमेध किए थे। पुष्यमित्र शुंग के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अंतिम जो मौर्य शासक था ना, जिसका नाम था बृहद्रथ, उसका सेनापति था कौन? पुष्यमित्र शुंग। और इसने ही 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। और शुंग वंश के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किया गया था जिसकी जानकारी अयोध्या लेख से मिलती है। देखिए 9 क्वेश्चन, जैसे जैसे 2020 के हम लोग करीब आ रहे हैं, यही देखा जा रहा है कि प्राचीन भारत से क्वेश्चन की संख्या का नंबर जो मतलब संख्या जो है वो बढ़ रहा है। मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। तो लाल दरवाज़ा मस्जिद ये जौनपुर में है, दाखिल दरवाज़ा मस्जिद गौड़ में है और 3 दरवाज़ा मंदिर अहमदाबाद में है, जबकि अदीना मस्जिद पंडुआ वेस्ट बंगाल में है, मांडू में नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, जो सुमेलित नहीं है उसको मिलाना है। तो सुमेलित वाला पहले देख लेते हैं। ध्रुवदास भगत नामावली, नावादास भक्तमाल की रचना इन्होंने की, उस्मान चित्रावली की रचना की, जबकि रसिक प्रिया के रचनाकार रसखान नहीं केशव दास थे।
तो और केशवदास की रामचंद्रिका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये केशवदास की रचना है। एक बार फिर से बोल देता हूँ। ध्रुवदास की रचना भगवत नामावली, नावादास की रचना भक्तमाल, केशवदास की रचना रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया। रामचंद्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचना है और उस्मान द्वारा ही लिखा गया है चित्रावली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कथन कारण है। कथन में क्या है? मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। तो सही है, मध्यकाल में ऐसा हुआ है। कारण क्या है? आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें सभा कहा जाता था, के शौकीन थे। तो कारण तो ये सही नहीं है, हालांकि अपने आप में ये कथन सही है। तो कथन और कारण स्वतंत्र रूप से अपने आप में सही है, बस व्याख्या नहीं करता, इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। मध्यकालीन भारत के लिए ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह क्या है? तो चकला पता किसे कहते थे? पहले तो ऑप्शन से बता देता हूँ आंसर। चकला कहते थे सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई को कहते थे। सूबा यानी राज्य और परगना के बीच की जो क्षेत्रीय इकाई होता था उसे कहते थे, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था ये। तो इसका सी ऑप्शन हो गया। देखिए होता ये था कि मध्यकालीन भारत में सबसे बड़ा होता था प्रांत, जो साम्राज्य होता था वो बटा रहता था प्रांत में। प्रांत को फिर बांटते थे सरकार में। सरकार मतलब कि अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट है उसी तरह उसमें सरकार होता था। और सरकार से छोटा होता था परगना, परगना से छोटा होता था गांव। लेकिन ये सामान्यता होता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था उसको देखिए। शाहजहाँ के काल में कुछ परगनों को एक में मिला दिया जाता था। जो डिस्ट्रिक्ट से छोटा होता था उसको परगना कहते थे। तो कुछ परगना को मतलब एक या एक से अधिक परगना को मतलब मिला देते थे एक साथ, और इसी का नया नाम रखते थे जिसको बोलते थे चकला। तो यही पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। अच्छा, सरकार डिस्ट्रिक्ट होता था उस समय मध्यकाल में, ये भी ध्यान रखना है। 14 में क्या है? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो चौथ कर। मराठा लोग चौथ कर लेते थे सुरक्षा के नाम पर। इस कर के बदले वे पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन देते थे। कहते थे कि चौथ कर दोगे तो मैं लूटपाट नहीं करूँगा, आक्रमण नहीं करूँगा। अब देखिए 15 नंबर। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनगा ने करवाया था। खैरुल मंजिल मदरसा था दरअसल, जो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। 16 नंबर। रियासत और उसके शासक जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो देखिए पहले सुमेलित वाला पढ़ते हैं। देवगिरी के शासक कौन थे? शंकर देव। होयसल के शासक वीर वल्लाल और मदुरा के शासक वीर पांड्या, जबकि वारंगल के शासक रामचंद्र देव नहीं थे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, इससे पता चल जाएगा। अभी वैसे वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि प्रताप रुद्रदेव क्या किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो हमला हुआ था वारंगल पर, काकतीय वंश पर, तो उसको उसने पराजित कर दिया था और भेज दिया था। तो इसीलिए रामचंद्र देव यहाँ गलत हो गया। देखिए आएगा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय का नाम। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। तो इसीलिए रामचंद्र देव यहाँ गलत हो गया। अब देखिए 17 नंबर। 17 नंबर क्या है? वैसे ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये ध्यान रखने की है। काल क्रम अनुसार इसको बैठाना है। तो कैसे? इसके लिए डेट सिर्फ पढ़ देता हूँ क्योंकि वही महत्वपूर्ण है। जहंदर शाह का समय काल जो रहा है वो 1712 में रहा है, 1712-13 में। मोहम्मद शाह का समय काल रहा है 1719 से 48 तक, और अहमद शाह का समय काल रहा है 1748 से 1775 तक। आलमगीर द्वितीय का समय रहा है 1754 से 1759 तक। अगर इसको आपको याद रखना है तो मेरे हिसाब से इसको लिखना चाहिए, क्योंकि जटिल फैक्ट है। एक तो नाम शाह लगा हुआ है, उसके बाद डेट है, तो 2-3-4 बार जब भी आए तो लिखिए इसको। अब आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस। कथन और कारण दिया हुआ है, कथन पढ़ते हैं। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। तो हाँ, 1946 में वापस ले लिया था। ये ढुलमुल करते थे, कभी स्वीकार करते थे कभी वापस करते थे। तो 1946 में स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण क्या था इसके पीछे? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। हाँ, शामिल हुई थी या फिर भी वापस ले लिया, इसलिए कथन कारण अपने आप में
सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, बस ऐसे बताना। ये जो कारण है, कारण अपने आप में सही है, अंतरिम सरकार में तो शामिल हुई थी और स्वीकृति भी वापस ले ली थी। दरअसल कारण क्या था, तो कारण मतलब कारण ये था, राजनीतिक कारण था, और क्या क्या इसमें देखना है, राजनीतिक कारण था। उनको लग रहा था मुझे पावर ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इन लोग को ज़्यादा पावर मिल रहा है, इस हिसाब से। 19 नंबर देखते हैं। फिर इसमें कालानुक्रम में करना है, तो कालानुक्रम वाले क्वेश्चंस में डेट बता देता हूँ सिर्फ। देखिए, हंटर आयोग 1882 में आया था, रिपन के काल में। सैडलर आयोग, ये सब सारे शिक्षा से संबंधित आयोग हैं। सैडलर आयोग आया था 1917 में। क्यों आया था? क्योंकि कोलकाता विश्वविद्यालय की जो समस्या थी ना, उसके अध्ययन के लिए आया था सैडलर आयोग 1917 में। वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच भी इसको कहते हैं, डलहौजी के काल में 1854 में आया था। और सार्जेंट योजना 1944 में आया था। तो इसी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, वुड डिस्पैच के बारे में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा 1854 में आया था डलहौजी के समय में, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, इससे क्वेश्चन बन चुके हैं पहले, तो इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ। तीनों प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में, वुड डिस्पैच की अनुशंसा के कारण ही। और जितने ज़िले थे, सभी ज़िले में क्या हुआ था, वर्नाक्यूलर स्कूल की स्थापना हुई थी। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रमुख नगरों में कॉलेज की स्थापना हुई। और जो प्रदेश थे उसमें से शिक्षा, एक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक, प्रत्येक प्रदेशों में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हुई थी। किसके कारण? ये सब सारा फैक्ट था, चारों फैक्ट वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के कारण हुआ था डलहौजी के काल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित नेताओं में किसकी क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना थी? तो विनायक दामोदर सावरकर। देखिए, कई बार आ चुका है अभी तक के डिस्कशन में, बीडी सावरकर के द्वारा आया था। आपको पहले भी मैंने डिस्कस करते हुए बताया था कि 1899 में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना हुई थी, और 5 साल बाद यानी 1904 में इसी का नाम बदल करके बीडी सावरकर ने अभिनव भारत संगठन यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से कर दिया था स्थापित। 21 नंबर देखते हैं, विद्रोह और वर्ष। तो ये फैक्ट है, बिल्कुल शुद्ध फैक्ट। तो देखते हैं इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, सही है। कोल विद्रोह 1831 में, खासी 1829 में। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, 1815 में नहीं। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह 1828 में हुआ है, ध्यान रखना है। अब देखिए, ऐसे फैक्ट को जब उस वर्ष में कोई और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ इतिहास में, तो उससे जोड़ के भी याद रखा जा सकता है। 22 नंबर, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था। क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संस्था कहा था इसे। भारतीय कांग्रेस की स्थापना वैसे 1885 में हुई थी, और लॉर्ड डफरिन का काल जो है 1884 से 88 तक है। इसने ही मजाक उड़ाया और कहा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है कांग्रेस। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि पहला जो अधिवेशन हुआ था, तो उसमें से अध्यक्ष कौन था? सबसे पहला अधिवेशन का अध्यक्ष। अब 23 नंबर देखते हैं, जो सुमेलित नहीं उसके बारे में बोल रहा है। तो संभलपुर, सुमेलित वाला सिर्फ देख रहे हैं अभी। संभलपुर का नेतृत्व सुरेंद्र शाही करते थे। गंजाम राधाकृष्ण दंडेसेना, कश्मीर के गुलाब सिंह, जबकि लखनऊ में नेतृत्व लियाकत अली नहीं, लियाकत अली ने तो इलाहाबाद में नेतृत्व किया था। ये क्या चीज़ का नेतृत्व है? ये दरअसल सब शायद 1857 से संबंधित है, 1857 से। तो कश्मीर के नेतृत्व गुलाब सिंह करते थे, गंजाम के नेतृत्व राधाकृष्ण दंडसेना करते थे, और संबलपुर का नेतृत्व सुरेंद्र शाही करते थे, जबकि लियाकत अली का नेतृत्व वाला क्षेत्र है इलाहाबाद। चलिए, तो लगता है ख़त्म हो गया। अब 2019 का है, तो कितना हो गया है? 38 मिनट हो गया। जब छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।